चलिए शुरू करते एक माइनर लॉ दैट इज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 से। इस वीडियो में पूरा इस एक्ट को कंप्लीट करेंगे क्योंकि बहुत ही छोटा सा माइनर लॉ है। इसमें टोटल 10 सेक्शंस हैं। हाउ मेनी सेक्शंस आते हैं? देयर आर टोटल 10 सेक्शंस। इसमें प्रेसिडेंट का एसेंट हमको कब मिला है? दैट इज 20th May 1961। एनफोर्समेंट इसका हुआ है 1 जुलाई 1981। दो अमेंडमेंट्स हुए 1984 में, 1986 में। दैट इज की first, that is on 2nd October 1985, and then second is 19th November 1986. Okay, and there are total 10 sections in this act. इंट्रोडक्शन पार्ट। सो हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है कि डाउरी जैसी चीजें अभी अभी शुरू हुई है, स्टैब्लिश हुई है, बहुत ही एंशिएंट पीरियड से चलते आ रहे हैं। पर उस टाइम का कॉन्सेप्ट ऐसा था कि हाँ, फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड नहीं रहते हैं, वुमेन्स आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ, तो उनके लिए उनके पेरेंट्स जो थे वो कुछ अमाउंट ऑफ मनी दिया करते थे या कुछ अमाउंट ऑफ कमोडिटीज दिया करते थे, सामान दिया करते थे, ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ गिफ्ट। लेकिन वो धीरे धीरे क्या होने लगा, ओवर टाइम क्या होने लगा, वो वॉलेंटरी नेचर जो होता था कि लोग अपने इच्छा से देते थे अपनी बेटियों को, उसके बाद वो क्या बनने लगा, वो गिफ्ट किस रूप में आ गया, वो डिमांड के फॉर्म में आ गया कि जो हमारे लड़के वाले होते थे वो डिमांड करने लगे कि वी वांट दिस, वी वांट दैट, ऐसा करके, ठीक है। जिसकी वजह से बहुत सारे हरासमेंट के केसेस आने लगे, वायलेंस होने लगा वुमेन्स के साथ में, और बहुत डेथ भी होने लगे, जिसका लीगल रिस्पॉन्स था कि एक एक्ट है दैट इज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। Now, next is what is dowry. So what is dowry? It is defined under section number 2 of the Dowry Prohibition Act. Okay, ये क्या कहता है? Dowry is defined as, इसको आराम से पढ़ेंगे, धीरे से पढ़ेंगे और स्लोली स्लोली हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ये एक्ट एक बार में समझ आ गया देन सिर्फ इसमें क्वेश्चन सॉल्विंग है, उसके अलावा इस एक्ट में कुछ भी नहीं है। ओके, सो डाउरी क्या होता है? एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी टर्म है, ये यहाँ पे हम चले जाएंगे टीपीए के सेक्शन नंबर 3 में, तो हमको प्रॉपर्टी का डेफिनेशन मिलेगा दैट इज मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। एंड व्हाट इज वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तो इसको हमको पढ़ना होगा आईपीसी के सेक्शन नंबर 30 के साथ, सेक्शन 30 ऑफ आईपीसी। ओके, हाँ, तो जो भी प्रॉपर्टी है या जो भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी है जो गिवन है या एग्रीड टू बी गिवन है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय वन पार्टी टू द मैरिज टू द अदर पार्टी, एक पार्टी दूसरे पार्टी को देगी, या तो पेरेंट्स ऑफ वन पार्टी टू द पेरेंट्स ऑफ अनदर पार्टी, जो आपस में एग्री करते हैं कि हम ये देंगे या दे चुके हैं, दैट इज ऑल डाउरी इज। ठीक है, अब ये डाउरी कब कब दिया जा सकता है? तो ये दिया जा सकता है बिफोर मैरिज, ड्यूरिंग मैरिज, आफ्टर द मैरिज, इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ द सैड पार्टीज। ठीक है, तो व्हाट इज डाउरी, ये समझ आ गया कि डाउरी क्या है? ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी या ऐसा कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो देते हैं या एग्री करते हैं कि हाँ हम ये चीज देंगे, whether it is directly or indirectly by one party to the other party or by parents of one party to the parents of other party, वो क्या होता है? डाउरी होता है। और ये डाउरी कब कब दे सकते हैं? बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज या ड्यूरिंग मैरिज। क्लियर? व्हाट इज डाउरी, ये कहाँ दिया है? सेक्शन नंबर 2 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। नेक्स्ट इज अदर लॉज की, और कहाँ पे इन डाउरी जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। तो बीएनएस हम देखेंगे और बीएसए देखेंगे। ओके, बीएनएस में आता है हमारा सेक्शन 80, 85 एंड 86। 80 क्या कहता है? डाउरी डेथ। डाउरी डेथ क्या होता है? जब किसी भी वुमेन का अननेचुरल डेथ होता है विद इन 7 years ऑफ मैरिज। यहाँ पे ये याद रखना है कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है? अननेचुरल डेथ हो रहा है 7 years ऑफ मैरिज, मैरिज के 7 साल के अंदर अगर वुमेन का डेथ हो रहा है ड्यू टू हरासमेंट फॉर डाउरी, वो क्या होगा? डाउरी डेथ कहलाया जाएगा। और वो डेथ कैसे होगा? बाय बर्न, बाय इंजरी और बाय अननेचुरल कॉजेस। ठीक है, तो इसके लिए पनिशमेंट क्या है? मिनिमम 7 years एंड मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट। फिर सेक्शन 85 क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर हस्बैंड और रिलेटिव हु इज क्रूएल टू वुमेन। क्रुएल्टी बाय हस्बैंड जो 498A था हमारा आईपीसी का, दैट इज क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और हिज फैमिली टू द वाइफ। पनिशमेंट इसका क्या है? अप टू 3 years प्लस फाइन, जो भी कोर्ट डिटरमाइन करेगी। फिर है सेक्शन नंबर 86 दैट इज क्रुएल्टी, ग्रेव हार्म और डेंजर, प्रेशर फॉर डाउरी। तो यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज क्रुएल्टी, लेकिन इसका पनिशमेंट दिया गया हमारे सेक्शन नंबर 85 में।
नेक्स्ट इज एविडेंस एक्ट, दैट इज 117 एंड 118। 117 क्या कहता है? प्रिजम्पशन ऑफ अबेटमेंट, कि ये कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगी, मे प्रेज्यूम है यहाँ पे, ठीक है, कोर्ट में प्रेज्यूम कि हाँ अबेटमेंट तो हुआ है फॉर सुसाइड, कि वुमेन को अबेट किया गया है कि तुम सुसाइड कर लो, ये मे प्रेज्यूम करके चलेगी, ठीक। 118 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रिजम्पशन ऑफ डाउरी डेथ है, कि जो डेथ हुआ है सून बिफोर द डेथ, ये वाली जो कॉन्सेप्ट है वो शैल प्रिज्यूम है, मतलब कि इसको कोर्ट शैल में लेके चलेगी अनटिल एंड अनलेस जो प्रोसिक्यूटेड पार्टी है वो अपने आप को गिल्टी प्रूफ कर ले, ठीक है, कि नहीं उनसे उनकी तरफ से कोई गलती नहीं, अगर ऐसा वो प्रूफ नहीं करता है अनटिल एंड देन ये कोर्ट जो है वो शैल प्रिज्यूम में चलेगी कि हाँ उन्होंने किया है, क्रुएल्टी किया है वुमेन के साथ जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है, ठीक। तो 80, 85 एंड 86, 117 एंड 118, ठीक। नेक्स्ट इज सेक्शन 3, पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी, ये आ जाता है हमारा 1961 का एक्ट का सेक्शन नंबर 3। ओके, क्या कहता है ये, कि जो भी देगा या जो भी लेगा डाउरी वो पनिश होंगे, उनके लिए पेनल्टी दिया गया है सेक्शन नंबर 3 में। क्या कहता है? एनी इंडिविजुअल डिमांडिंग डाउरी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शैल बी पनिश्ड, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years एंड फाइन 15,000 और इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ द डाउरी। फॉर एग्जाम्पल कि उसको दहेज में मिला है एक बुलेट, तो बुलेट फॉर एग्जाम्पल 2 लाख की है तो उसको 2 लाख रुपए देना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ दिस 15,000। लेकिन अगर वैल्यू ऑफ द डाउरी इससे कम है तो फिर 15,000। क्लियर? नेक्स्ट इज पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी, दैट इज सेक्शन नंबर 4 की सिर्फ वो जो हस्बैंड है या उसके रिलेटिव्स हैं वो सिर्फ डिमांड करती है कि हमको ये चीजें चाहिए, उनसे वहीं पे ही एक क्राइम हो चुका है, उसके लिए वहीं पे उनको सजा मिलेगी, और वो सजा क्या होगी? दैट इज इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 6 months एक्सटेंड टू 2 years और फाइन कितना है? 10,000। ठीक है, सिर्फ डिमांड भर कर देने से उनसे क्राइम हो गया है और उसके लिए पनिशमेंट ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये सिर्फ हस्बैंड के द्वारा डिमांड नहीं किया जाएगा, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिमांड कर सकता है उनके पेरेंट्स या उनके रिलेटिव्स या उनके गार्जियन। ठीक है, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम ही शैल बी पनिश्ड। नेक्स्ट इज बैन ऑन एडवर्टीजमेंट्स, की कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल की कुछ लोगों की होती है कि शादी नहीं हो रही और वो फिर न्यूज़पेपर में या ऑनलाइन पब्लिश करने लगता है, एडवर्टाइज करने लगते हैं कि जो हमसे शादी करेगा हम उसको ये प्रॉपर्टी दे देंगे, उसको इतना रकम देंगे, कैश देंगे, गाड़ी देंगे। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है ये नहीं करना, ये बैन है। कौन से सेक्शन में बैन है? सेक्शन नंबर 4A। ठीक है, एनी इंडिविजुअल हु ऑफर्स थ्रू एनी एडवर्टीजमेंट इन एनी न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल जर्नल और थ्रू एनी अदर मीडिया, तो वो पनिशेबल है। ठीक, तो उसको पनिशमेंट कितना मिलेगा? 6 months to 5 years और फाइन है 15,000 रुपीज। आई थिंक फाइन थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट इज वॉइड एग्रीमेंट, सेक्शन नंबर 5। तो इसमें वही कहा गया है कि ये जो एग्रीमेंट बनता है कि हाँ ठीक है हम आपसे इतना रुपए लेंगे, हम आपको इतना रुपए देंगे, ये एक वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक, एनी एग्रीमेंट रिलेटेड विद द गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी शैल बी वॉइड। और जो वॉइड एग्रीमेंट होता है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है। ठीक है, तो उसका कोई मतलब वैसे भी नहीं रहेगा। सेक्शन 6, डाउरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ और फॉर हर हेयर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि डाउरी तो दे दिया गया है फैमिली को, लेकिन वो जो फैमिली फॉर एग्जांपल ससुर जी के भी कंट्रोल में है वो डाउरी के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं या वैल्यूएबल सिक्योरिटीज है, और वो जो हमारे ससुर जी हैं वो बहू रानी को दे ही नहीं रहे हैं वो जो भी प्रॉपर्टी है, दहेज का सामान है। तो यहाँ पे रूल है, मतलब कि सेक्शन 6 कहता है कि वो जो डाउरी एंड ऑल है वो फॉर द बेनिफिट ऑफ द वुमेन है, वो उसको देना ही पड़ेगा विद इन 3 months आफ्टर द मैरिज। ठीक है, अगर शादी के पहले वो डाउरी रिसीव किया गया है, या फिर 3 months ऑफ रिसीविंग इट इफ रिसीव ड्यूरिंग द मैरिज, एंड विद इन 3 months आफ्टर शी टर्न्स 18, अगर बाल विवाह हुआ है तो 18 साल की जब वो हो जाएगी तो उसको वो अमाउंट दे दिया जाएगा। ओके, देन पनिशमेंट फॉर नॉट ट्रांसफरिंग, कि अगर वो ट्रांसफर नहीं करते हैं तो क्या पनिशमेंट होगा? फिर उनके लिए पनिशमेंट है 6 months to 2 years एंड 5,000 to 10,000 और बोथ। इफ द वुमन डाइज बिफोर रिसीविंग इट, कि मान लो कि ये 3 महीने के पहले ही वो वुमन की डेथ हो जाती है ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंसेस, तो क्या होगा? या तो वो प्रॉपर्टी
चिल्ड्रन को जाएगा, मतलब जो उसके नेक्स्ट ईयर्स है, ठीक, चिल्ड्रन को जाएगा, या तो चिल्ड्रन नहीं है, चिल्ड्रन तो नहीं ही होंगे, तो चिल्ड्रन को नहीं है तो उसके पेरेंट्स को जाएगा। किसको जाएगा? उस लड़की के पेरेंट्स को जाएगा, ठीक, ना कि वो जो ससुराल वाले हैं वो रखेंगे, नहीं। ओके। तो अगर वो मर जाती है, वो उसकी डेथ हो जाती है, तो विद इन 7 years ऑफ मैरिज अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो या तो वो प्रॉपर्टी सबसे पहला प्रायोरिटी दिया जाएगा चिल्ड्रन को, कि वो किसको जाएगा? चिल्ड्रन को। और अगर चिल्ड्रन नहीं है तो सेकंड प्रायोरिटी है कि उसके पेरेंट्स को वो सारी जो जितने भी सामान होंगे वो वापस कर दिया जाएगा, ठीक। कोर्ट्स पावर, इफ द गिल्टी पर्सन स्टिल डजंट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, वो फिर भी ट्रांसफर नहीं कर रहा है, तो कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकता है कि जितना भी एंड रिकवर द वैल्यू ऑफ एज अ फाइन टू बी पेड, मतलब कि जितना भी वैल्यू का वो सामान होगा, जो भी डाउरी में ससुराल वालों को मिला होगा, उसके वैल्यू की जितना फाइन देना पड़ेगा वुमेन के पेरेंट्स को या उसके हेयर्स को, ठीक है। ओके, एंड दिस प्रोविजन विल नॉट अफेक्ट सेक्शन 3 and 4 इज लाइक ओके, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है कि जो भी प्रॉपर्टी है वो जो फैमिली वाले हैं उसको वुमेन को देना पड़ेगा, वुमेन की डेथ हो जाती है तो चिल्ड्रन को, और चिल्ड्रन नहीं है तो उस लड़की के पेरेंट्स को। नेक्स्ट इज कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, सेक्शन नंबर 7। तो सेक्शन 7 कहता है कि कॉग्निजेंस कौन लेगा? या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या तो जेएमएफसी, दैट इज जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, कैन ट्राई दी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, ठीक। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ ऑफेंस, तो कैसा है? नॉन बिलेबल है एंड नॉन कंपाउंडेबल नेचर है। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? जिसको भी प्रोसिक्यूट किया जाता है, द बर्डन ऑफ प्रूफ शैल बी ऑन द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ टेकिंग और डिमांडिंग डाउरी टू प्रूव दैट ही हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस। तो वही जिसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं वो उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है एज पर सेक्शन 8A। नेक्स्ट इज डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, सेक्शन 8B। इनका काम क्या है? शैल बी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। कौन इनको अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। इनके पावर्स एंड फंक्शंस क्या है? डीपीओ के, इसको हम लोग लिख लेते हैं डीपीओ, दैट इज डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, टू कीप अ चेक दैट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट्स आर कंप्लाइड विद, कि जितने भी प्रोविजंस हैं वो कंप्लाइड कर रहे हैं, टू प्रिवेंट द टेकिंग और अबेटिंग द टेकिंग ऑफ और द डिमांडिंग ऑफ डाउरी। ये सब चीजों को कंट्रोल करना कौन कंट्रोल करेगा? डीपीओ करेगा। टू कलेक्ट एविडेंसेस, टू परफॉर्म अदर फंक्शन एज मे बी असाइन टू हिम बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 9 and 10 की पावर टू मेक रूल्स किसके पास है? पावर टू मेक रूल्स। तो देखो सेक्शन 9 में कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेक्शन 10 में कहता है स्टेट गवर्नमेंट। क्या लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स थ्रू द ऑफिशियल गजेट टू इम्प्लीमेंट द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। वो क्या क्या कर सकते हैं? हाउ, देखो होता क्या है कि जब शादी होती है तो एंट्रेंस पे देखना एक बैठे रहते हैं, कोई जो रजिस्टर वगैरह लेके बैठे रहते हैं, कोई भी आता है गिफ्ट वगैरह देता है तो उस रजिस्टर में नोट किया जाता है ना, तो वो जो गिफ्ट है उसको यहाँ पे प्रेजेंट का टर्म यूज किया गया है, ठीक है। तो जो भी प्रेजेंट्स होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं, वो कैसे मेंटेन होंगे इसके बारे में कौन रूल्स बनाएगा? ये सेक्शन 9 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगा, इंश्योरिंग बेटर कोऑर्डिनेशन इन इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट। एंड सेक्शन 10 में क्या है? स्टेट गवर्नमेंट के पास सारे फंक्शंस हैं। केस लॉज अब देख लेते हैं, इसमें दो केस लॉ है लैंडमार्क, दैट इज सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अरनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सतवीर में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि डेफिनेशन ऑफ डाउरी शुड बी इंटरप्रेटेड ब्रॉडली, इट इंक्लूड्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन बिफोर, एट और आफ्टर मैरिज। इस टाइम पे ये हुआ था कि ठीक है शादी के पहले तो डाउरी मांग रहे हैं, दैट इज ओके, पर शादी के बाद कैसे डाउरी मांगेंगे? तो नहीं, इस केस में ये हेल्ड हुआ कि हाँ, लोग हैं जो शादी के बाद भी डाउरी मांगते हैं, तो इसमें वो भी चीजों को पनिशेबल किया गया। तो यहाँ पे मेन आफ्टर मैरिज वाली चीजों पर फोकस किया गया, ठीक है। नेक्स्ट इज अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अरनेश कुमार गाइडलाइंस करके कुछ इशू किया है। इट डायरेक्टेड दैट अरेस्ट अंडर सेक्शन 498A कैन नॉट बी ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक नहीं होगा, पहले प्रायर इन्वेस्टिगेशन होगा, और इन्वेस्टिगेशन तो चलो ठीक है, लेकिन अगर प्राइमा फेसाई केस बन रहा है तो उसके लिए रीजंस रिकॉर्ड होंगे और फिर उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन ये नहीं कि हाँ 498A हो रहा है तो उसमें क्रुएल्टी हो रहा है तो हम ऑटोमेटिक उसको अरेस्ट कर लेंगे, नहीं, देयर शुड बी रीजंस, रिकॉर्डेड रीजन कि उसको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं अगर प्राइमा फेसाई केस बन रहा है तो, ठीक है। कंक्लूजन, डाउरी रिमेन्स अ डीप रूटेड सोशल इविल दैट कंटिन्यूज टू हार्म वुमेन एंड फैमिलीज अक्रॉस इंडिया। हम
आमतौर से देखते रहते हैं कि कहीं किसी महिला को पेट्रोल से जला दिया, मिट्टी तेल से जला दिए, या फिर इतने मांग करने लगते हैं जो ससुराल वाले हैं कि वो महिला खुद ही सुसाइड कर लेती है। तो इन सब चीजों को, इन सब वायलेंस को देख के, इन सब हरासमेंट्स को देख के ये हमारे पास ये एक्ट आया है, जिसकी वजह से बहुत सारे सोसाइटी में चेंजेस भी हुए हैं। बट आई थिंक कि अभी भी और चेंजेस लाने बचे हैं, क्योंकि जो लोगों की मेंटालिटी है वो आज भी वही है। स्पेशली हम अगर यूपी देखें, बिहार देखें, राजस्थान देखें, हरियाणा देखें, यहाँ पे मतलब कि अगर बेटा 10,000 का भी नौकरी कर रहा है और अगर वो सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसकी रकम तय हो जाएगी कि हाँ, मेरे बेटे को दहेज में इतना रकम मिलना चाहिए। तो हाँ, हमारे सोसाइटी में अभी भी जो मेंटल चेंज होना चाहिए लोगों में, वो नहीं हुआ है। दैट नीड्स टू बी चेंज। कि हाँ, स्टैट्यूटरी चेंजेस हो चुके हैं, बट प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड लेवल लोगों की मेंटालिटी को भी चेंज करना भी बचा है। सो आई होप सो कि आपको डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। एंड इफ देयर इज एनी डाउट, यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।